आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे और इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बिहार पुलिस एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा समय जाया न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इन निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव यानी उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए यहाँ पे कौन कौन से भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन केवल निर्वाचित सदस्य। तो केवल निर्वाचित सदस्य कहने का अर्थ है कि संसद में केवल निर्वाचित सदस्य जो वोट लेकर के अपने आप को संसद में स्थापित किए हैं वो सदस्य। तो ये आते हैं केवल राष्ट्रपति के चुनाव में, न कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल में भाग लेते हैं और इस बात का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति करते तो हैं लेकिन निर्वाचन नहीं, नियुक्ति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, तो यह कथन गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए, नीति निर्देशक तत्व में भी संशोधित किए गए और मूल कर्तव्य में भी जोड़े गए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। ठीक है, और मूल कर्तव्य के रूप में नया भाग 4 के क को संविधान में स्थापित किया गया था। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमसे कोई पूछे कि पॉलिटी का कोई प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन इतना इम्पोर्टेंट है कि इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिए, केवल लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, तो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान 104वां संविधान संशोधन 2019 से रोक दिया गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। लोकसभा में 12 व्यक्ति होता नहीं है, तो केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। तो ये ऑप्शन अभी तक के लिए सही है। ठीक है, राज्य विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्यों को, ये भी गलत है। और लोकसभा के बारे में तुरंत बता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148 में आर वेंकटरमणी वर्तमान में है, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पोर्टल पर रखने का काम करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा या राज्य विधानसभा के द्वारा या मुख्यमंत्री के आदेश जारी करने के माध्यम से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया के समान। जिस तरह से हमारे देश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। लेखा अनुदान के बारे में बोल रहा है। तो लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, किस लिए? तो सबसे पहले देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के धन उधार लेने के लिए
नहीं। सार्वजनिक ऋण के लिए? नहीं। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि? भारतीय संचित निधि 166 अनुच्छेद संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेखानुदान जो है वो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान देता है और यह अनुमति अनुच्छेद 116 के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जीवन एवं प्राणदैहिक स्वतंत्रता को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका पुनः मनोचयन या मनोनयन नहीं हो सकता है, यह गलत है। वे चाहे जितनी बार भी बन सकते हैं। वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं, यह भी गलत है। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, यह भी गलत है। उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 9 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता अनुशंसा की थी? तो इसमें होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, जबकि अशोक मेहता समिति ने केवल 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया था। इसका गठन 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनता पार्टी के सरकार द्वारा किया गया था और अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट 1978 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति समूह के रूप के उत्तरदायी वर्णन है। तो मंत्रिपरिषद के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 का 1 जो बोलता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बोलता है। 75 का 2 बोलता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 75 का 3 बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो 11 के सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें 75 का 4 दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पद की शपथ लेनी होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं, गलत है। बिहार में वर्तमान समय में 6 रामसर स्थल हैं। पहला कांवर झील जो है बेगूसराय में है, गोगाबिल झील कटिहार में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, गोकुल जलाशय बक्सर में है और नागा और नकटी जमुई में है और नागा नकटी दोनों मानव निर्मित है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। नागा प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है। नागा और नकटी दोनों मानव निर्मित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है। तो कांवर झील जो है समस्तीपुर में है, कांवर झील बेगूसराय में है, तो ये भी गलत। तो सही कथन का चयन करें, एक भी गलत, कोई सही है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। एक बात को ध्यान दें, यहाँ पे ये आपका सूरज है
और ये पृथ्वी। तो जब इसकी परिक्रमा करने के दौरान सूर्य के दो कंडीशन यहाँ पे बनते हैं, या तो एक सबसे नज़दीक होता है या तो सबसे दूर होता है। तो छोटा जो होता है, छोटा, एक बात ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो जिसके आगे उप लग जाता है उसका पद छोटा हो जाता है। तो इसके बीच का जो छोटा है, जो छोटा वाला दिखा रहा है वो उप को दिखाता है, और बड़ा वाला जो दिखाता है वो अप को दिखाता है। तो सबसे अधिकतम दूरी तो बड़ा हो जाएगा और बड़ा उप को दिखाएगा नहीं। तो एक भी गलत है और दो भी गलत है, तो इनमें से कोई सही नहीं है। और एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि उपसौर यानी जब नज़दीक वाला प्रक्रिया आता है तो 3 जनवरी को, और अपसौर यानी दूर वाला प्रक्रिया जो आता है वो 4 जुलाई को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। 14 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कैटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कैटरबरी घास के मैदान आपके न्यूजीलैंड देश में पाए जाते हैं। कैटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि दिए गए प्रश्न में एक सुमेलित नहीं है, उसको मिलाना है। सबसे पहले मेसेटा पठार स्पेन में है, यह सही है। ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह सही है। और चियापास का पठार अर्जेंटीना में है, यह गलत है, क्योंकि चियापास का पठार जो है वो मैक्सिको में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? तो सबसे बड़ा जाति समूह भील है, सबसे बड़ा भील है। भील के बाद गोंड है, और गोंड के बाद संथाल है। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा भील, ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे बड़ा जनजाति का समूह का वर्णन पूछ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं, इसमें मिलाना है। तो देखो, सबसे पहले मानस असम में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक मिलाते हैं तो 2 के स्थान पर एक इसमें है और एक इसमें है। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए 3 के स्थान पर 2, तो 3 के स्थान पर 2 केवल एक है, इसमें एक ही है। तो 18 का ए सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप, इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 की ओर आते हैं। 20 का, तो येरवॉन जो है, येरवान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो येरवान जो है आर्मेनिया देश की राजधानी है। येरवान कहाँ की राजधानी है? आर्मेनिया देश की राजधानी है। 20 का 1। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। कौन सा कथन क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की संख्या के हिसाब से क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, तो यह सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल गलत है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है, न कि तापमान बढ़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यह बात सत्य है कि औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, 18 किलोमीटर हो जाती है, और पोल पर इसकी दूरी 15 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जब बात औसत की जाती है तो 13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? चैनल कहने का अर्थ है कि दोनों को अलग करने वाला या बीच काल्पनिक रेखा कौन सा स्थित है?
तो म से मालदीव और म से मालदीव, और अगर प्रश्न में दोनों म का संबंध मिले तो याद रखना 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और उसी मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लोहा के ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है। चलिए प्रश्न संख्या 24। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। अंतिम शासक जो था जिसकी हत्या हुई थी वो बृहदत्त था, वह बृहदत्त था। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती प्रथा विनियमन अधिनियम 1829 में लाया गया था? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को अंत किया गया था। राजा राम मोहन राय की सहायता से इसको अंत किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? तो पीछे प्रश्न में हम लोग पूछे थे कि इन दोनों के बीच जो पूना पैक्ट का समझौता करवाया किसने था? तो मदन मोहन मालवीय ने। और इन दोनों के बीच पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट तो 1932 में हुआ था। तो कब? स्मॉल डेट याद रखना, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष हमारे लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 28। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तिथि में चालू करने से पहले, इस चारों तिथि में चालू होने से पहले एक बार फिर चालू हुआ था पीछे, जो बंद करके दोबारा चालू किया गया। तो पुनः चालू किया यानी पुनः कब प्रारंभ किया और पुनः का तिथि इसमें पूछ रहा है। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 को लागू किया था दोबारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब मूल रूप से पूछे तो 1930 में चालू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, अगर इसका मूल रूप हमसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कब किया गया था तो 1930 में। अगर स्मॉल डेट पूछे तो 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, अब 12 मार्च को चालू हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के समझौते के बाद इसे निलंबित कर दिया गया, और इसके तहत गांधी जी केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन गांधी जी सम्मेलन में निराश होकर वापस आए वहां से, और आंदोलन को 3 जनवरी 1932 को दोबारा से चालू कर दिए, लेकिन आंदोलन को मई 1934 में पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व को संग्रह करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, तैमूर लंग के आगमन के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापना हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापना हुआ था। किस काल में आया था? तुगलक वंश में। लेकिन पूछ रहा है कि किस राजवंश का स्थापना हुआ था? तो सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। अब देखो, चौधरी सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है? तो चौधरी होता है। चौधरी जो है वो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। ठीक है, आगे देखिए। इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया या लाया गया? इल्बर्ट बिल कौन लाया था? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन लाया था।
इल्बर्ट रिपन जो है वो लॉर्ड रिपन 1883 में लाया था, यानी दशकीय जनगणना के 2 साल के बाद 1881 में दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ और उसी के 2 साल के बाद इल्बर्ट बिल लाया था। चलिए प्रश्न संख्या 33, किस शासक द्वारा नर्मदा घाटी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई? जब बात प्रथम शैली की रही यानी प्रथम मूर्ति रही तो मथुरा शैली में प्रथम मूर्ति, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किस शैली में बना? तो सर्वाधिक मात्रा में गांधार शैली में बना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35, सर्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सर्जेंट आयोग का संबंध जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से था और सर्जेंट आयोग जो है इसका स्थापना 1944 में जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में किया गया था और उसी जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता के आधार पर इस आयोग का नाम सर्जेंट आयोग रखा गया, शिक्षा के विकास के लिए था। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। हिटलर ने एक राष्ट्र और एक नारा दिया था, एक राष्ट्र का नारा दिया था। अब आ गया जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्साय की संधि हुआ कब। तो 28 जून 1919 में वर्साय की संधि हुआ और इसका उल्लंघन 1935 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 38, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक बल सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हम लोग देखेंगे कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत मूर्ख दिवस यानी 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि 65 साल से अधिक या 65 वर्ष के गरीब और जरूरतमंद वृद्धा को प्रति महीना 10 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना था, जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे 40, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो विश्व विरासत संधि पर भारत जो है 1976 में हस्ताक्षर किया था और वर्तमान समय में विश्व विरासत संधि में भारत के 98 स्थल शामिल है। तो कब हस्ताक्षर किया था विश्व विरासत स्थल पर? किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1976 में किए थे। ठीक है, अब देखिए कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे पहला ऊर्जा परमाणु ऊर्जा जो है, पहला भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और तारापुर परमाणु ऊर्जा की स्थापना के लिए अमेरिका का सहयोग था। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन परमाणु ऊर्जा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना के लिए अमेरिका और भारत के सहयोग से बना था और यह भारत का पहला पूर्ण रूप से व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा था। ठीक है, और जब बात इसका स्थापना क्या है तो जिस समय महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ उसके 100 साल के बाद यानी जिस समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ उसके 100 साल के बाद तारापुर का स्थापना हुआ यानी 1969 में। चलिए प्रश्न संख्या 43, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। द हेग में है। न्यायालय का होता है तो इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। लेकिन पूछ रहा है कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना 1919 में हुआ था और
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक या विकास और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। राजनीति की प्रश्न संख्या 44, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक किनकी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति की रपटीली राहें नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह 11वां सूची में शामिल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पंचायती को। ठीक है। उदय भूमि के निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है वो नारायण KR नारायण का है। उदय भूमि KR नारायण जी का है। अब देखिए प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी और कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो यहाँ दिलीप ट्रॉफी है जिसका संबंध फुटबॉल से नहीं है बल्कि क्रिकेट से है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। अब देखिए ओलंपिक ध्वज फ्लैग में सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज जो है जिसके ध्वज में 5 गोल छल्ले हैं। ठीक है। और इस छल्ले वाले ध्वज को सबसे पहले कब फहराया गया था? तो 1920 में फहराया गया था, 1920 में। ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस स्थानीय नृत्य से था? तो था का मतलब हुआ ये वर्तमान में जीवित नहीं है। तो अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध जो है वो हमारे भारत के किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से है। किन से है? भारतनाट्यम से है। वैजयंती माला का संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है। भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण या प्रक्षेपण किस वाहन से लॉन्च किया था? एक बार फिर से, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन से लॉन्च किया था? तो PSLV C-25 से लॉन्च किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये चारों हैं: जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, अपनी सरकार और संप्रभुता। लेकिन जब बात सबसे महत्वपूर्ण की आती है तो अपना निर्णय लेने की क्षमता को संप्रभुता कहते हैं। और यही निर्णय लेने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना जो है वो 1964 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना 1964 में हुआ था। अब देखिए प्रश्न संख्या 53, निम्न में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 54, नीचे दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो सबसे पहले देखेंगे पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से लिया गया है। और पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था, दूसरा 56 से 61 तक चला था, तीसरा 61 से 66 तक चला था और इसके बाद 3 साल का गैप लगा था। ठीक है। तो 69 से 74 तक चला था और 5वां नंबर का जो था वो 74 से 78 तक यानी 4 साल का चला था। तो यही पूछ रहा है अवधि 4 वर्ष का था। तो 5वां नंबर का जो पंचवर्षीय योजना था उसका अवधि मात्र 4 वर्ष का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा कार्यशील ऊर्जा है, यह सत्य नहीं है। ऊंचाई में परिवर्तित होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, यह गलत है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, तो यहाँ दिया संचित ऊर्जा नहीं है, यह भी गलत है। 55 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी गलत हैं। आगे देखो,
जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा की कुछ मात्रा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होना यानी प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर ए 56 का ऑप्शन नंबर ए है कि जब अर्धचालक में तापीय को वृद्धि करते हैं तो इसका प्रतिरोधा कम हो जाता है। प्रतिरोधा कम, लेकिन यही विपरीत, जब धातु को ताप गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जी रोसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव एक दूसरे को आपस में आकर्षित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 59, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। तो शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है और कैथोड कार्बन का बना होता है। इसी के विपरीत वोल्टीय सेल आलोसांद्रो वोल्टा ने खोज किया था। लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल में कैथोड जो होता है वो जस्ता का बना होता है, लेकिन यहाँ जो है इसका एनोड जो है वो जस्ता का बना हुआ है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का। ठीक है, प्रश्न संख्या 61, सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एम बराबर 1 प्लस एफ बटे डी। एम बराबर 1 प्लस एफ अपॉन डी। एम बराबर 1 प्लस डी, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। एक सेकंड ध्यान देना है कि एम बराबर बोल सही रहे थे, ऑप्शन गलत हम मार दिए थे। 61 नंबर, एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो याद रखना है, सबसे पहले एबीसी में डी आता है, उसके बाद एफ आता है, तो डी ऊपर रहेगा और एफ नीचे रहेगा। एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब देखिए आगे, इसमें एम का मान होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और डी होता है 25 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा जाता है और एफ बराबर लेंस का फोकस दूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, नाभिकीय मॉडल किसने दिया। तो नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। गृहिणी मॉडल किसने दिया। तो नील्स बोर ने दिया। और क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया। तो श्रोडिंगर यानी एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। यानी उपयुक्त में से सभी क्या है, सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 63, तो 63 प्रश्न जो है यहाँ पे बोलता है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन है। तो क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है। क्लोरीन जो अणु है, क्लोरीन Cl17 2 8 8 और 1, तो क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है। तो एकल बंधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकारी जीव है। यानी परागकारी यानी पुष्प को फूल में बदलने के लिए मदद करता है। यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक परागकणों को लाने में सहायता करता है। चमगादड़ भी, पक्षी भी और मधुमक्खी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, परागकणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है तो एपिनेफ्रिन जो है वो तनाव में निकलने वाला मानव के शरीर का हार्मोन है, जो कि पेड़ पौधों में नहीं होता है। एपिनेफ्रिन सुमेलित करना है कि किसके कारण कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखेंगे कि पेक्टिक वक्र, डेंगू। तो डेंगू सबको पता है कि डेंगू वायरस से होता है। डेंगू जो है वो वायरस से होता है, वायरस से डेंगू होता है। अब देखिए, इसके बाद है मलेरिया। खाने पे काम पाया ट्रिक है
प्रोटोजोआ वाला। तो एक, दो का एक, तो दो का एक ए में है और सी में है। अब है मलेरिया, डी का दो, यानी डी का दो, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया भी है, थैलीसीमिया भी है और सीजोफ्रेनिया भी है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से सभी जीव जो हैं, इनमें से सभी जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 69, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? तो सबसे पहले है कि लार ग्रंथियां पाई जाती है 3, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। लेकिन 3 होने के बावजूद लार पाचक एंजाइम केवल 2 प्रकार के होती है, केवल 2 प्रकार के, इमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं, या इसको लाइसोजाइम भी बोलते हैं। तो इसको टाइलिन या लाइसोजाइम के नाम से भी जानते हैं। अधिकांश कीट जो है वह श्वसन किससे करता है? तो वातक तंत्र से करता है, वातक तंत्र से करता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलो कैलोरी का मान लगभग 4184 होता है, 4184 होता है। 1 किलो कैलोरी 4184 होता है। अब देखिए, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कीय गैस में परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन में 8 होते हैं? तो हाइड्रोजन के अंतिम में हाइड्रोजन हीलियम तो 2 नंबर पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 72 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। चलिए प्रश्न संख्या 74, मानव के यानी मनुष्य के जीव में किस भाग में कड़वाहट का संवेदन होता है? तो ये मानव का जीव है। तो ये वाला पोजीशन जो है वो मीठा, ये वाला नमकीन, ये वाला जो होता है वो खट्टा, और ये वाला पिछला भाग जो है इस पर कड़वाहट का महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टीन में बदलने का काम पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। चलिए प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो सूर्य की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, सूर्य की किरण की उपस्थिति में, तो हमारे शरीर में डी यानी विटामिन डी बहुत तेजी से बनता है, और जिसका बनना भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर की हड्डी कमजोर हो जाती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नालिका क्रॉस करती है? तो पाचन एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है ग्रसनी में, ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है। तो देखिए, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल है? तो इसमें दूसरा नंबर का ASPDFG इतने ब्लॉक होते हैं। तो इसमें P नंबर का जो ब्लॉक है, P में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल है। प्रश्न संख्या 79, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहते हैं, और इसका वर्जन 2 भी आया है। ऑपरेशन डेविल हंट 2 यानी ये जो है वो बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इसके मुख्य अध्यक्ष जो है वो जय शाह है के प्रसिद्ध गायक द्वारा ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी कौन किया था? जीतो बाजी खेल कर जारी कौन किया था?
तो इसका हो जाएगा आतिफ असलम। आतिफ असलम, आतिफ असलम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के प्रसिद्ध गायक द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के उसका घोषणा किया था। आतिफ असलम ने किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा है? तो राजेश तलवार ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन का निर्माण स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र में किया है। तो कहाँ किया है? तो बिहार के मोतिहारी जिले में किया है। ठीक है, आगे, आवारा पशु से होने वाले नुकसान से किसानों की फसल को बचाने के लिए तारबंदी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी देने का काम किया है। अब देखिए, निम्नलिखित में से यानी भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का स्थापना किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 85, भारत की नवीनतम एवं सबसे उन्नत हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 के आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सबसे पहले बात समझेंगे कि हवा में मारने वाला मिसाइल जिसका पहले नाम अस्त्र MK3 था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? गांडीव है। क्या है? गांडीव। तो याद रखिएगा, MK3 का वर्तमान नाम गांडीव है। यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के बारे में हमने बताया था कि सबसे पहले मैथ और रीजनिंग से संबंधित सभी प्रश्न को हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे। तो एक प्रश्न यहाँ पर और है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग को चयन कीजिए। जूल कार्य दाब का पास्कल होता है, गति तापमान में कोई संबंध नहीं, हेक्टेयर आयतन में कोई संबंध नहीं, समय सेकंड। तो सबसे पहले देखेंगे कार्य, मात्रक को आगे लिखा गया है, तो मात्रक आगे इसमें लिखा गया है और इसमें मात्रक पीछे लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज सही। ये क्या है? ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अभिज्ञात में उपसर्ग कौन सा है? तो अभिज्ञात में उपसर्ग जो है वो अभी है। अभी उपसर्ग है अभिज्ञात में। आगे देखिए, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। तो ये क्या चीज है? संयुक्त वाक्य है। 93 का ए हो जाएगा। अब देखिए 94 नंबर, राम विद्यालय से घर जाती है, किस कारक? तो जुदाई का संबंध, आपादान कारक। ठीक है, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है? तो निजी वाचक, पर्सनल के बारे में बात करते हैं तो निजी वाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे, विधि के अनेक नहीं है, तो पद्धति जो है विधि के अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शुद्ध है? आज रविवार का दिन है, आज रविवार है, जो करेगा वह भरेगा। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो आज रविवार है, यह प्रश्न बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न संख्या मैथ को और जीके, मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को हम लास्ट में एक वीडियो बना देंगे और उसमें सारे प्रश्नों को एक बार में सॉल्व कर देंगे। तो आज का सेवा यहीं तक समाप्त। थैंक यू सो मच।